हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम साम्यावस्था। आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन ए लॉगरिथम स्केल नॉन एज द पीएच स्केल। यानी कि हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगुणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। तो हाइड्रोनियम आयन की जो सक्रियता होती है वो ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगुणकीय मान को हम पीएच कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। अब बात आती है कि पीएच हम कैसे नाप सकते हैं। तो पीएच नापने के लिए पीएच पेपर होता है, यानी कि वो एक प्रकार की स्ट्रिप होती है और उस स्ट्रिप में अलग अलग कलर्स आते हैं। तो वो कलर्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है 0 से लगा करके 14 तक की क्या होती है, पीएच होती है। इसमें अलग अलग कलर्स वाली 1 2 3 4 स्ट्रिप हमको दिखाई दे रही है। तो कलर के अकॉर्डिंगली वो पीएच होती है। जैसे 7 पीएच है तो ये कलर मेंशन होंगे, 4 पीएच है तो ये होंगे, 14 पीएच है तो ये कलर मेंशन होंगे। इस तरह से हम पीएच नाप सकते हैं। दूसरा, हम ज़्यादा एक्यूरेसी की बात करें तो फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी पीएच मीटर आर यूज्ड एंड पीएच मीटर इज अ डिवाइस that measure the pH dependent electrical potential of the test solution within 0.001 precision। तो उसका मान हम 0.001 में भी ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? पीएच मीटर के द्वारा। The pH meter of the size of a writing pen are now available in the market। यानी पेन साइज का भी pH मीटर आजकल मार्केट में उपलब्ध हो गया है। तो अब pH के बारे में हम देखें तो pH इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -log ऑफ H प्लस आयन, और उसके साथ में उसकी जो यूनिट है वो क्या हम लिखते हैं, मोल पर लीटर यानी कि -1। एंड एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl लेते हैं हम, उसका 10⁻² मोलर सॉल्यूशन है। तो पीएच इसकी क्या होगी, पीएच इज इक्वल टू 2 होगी। इसी तरह से हम NaOH लेते हैं। NaOH में यदि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता, वो 10⁻⁴ है। तो H3O आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, H3O आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻10 और ये 4 हो गया 14 हमारा। तो इस तरह से हम पीएच इसकी निकाल सकते हैं। इसकी पीएच क्या होगी, 10। चलिए, at 25 degree centigrade pure water has concentrated hydrogen ions, H ion is equal to 10⁻⁷ होता है। तो इसका pH क्या होगा, 7 होगा। pH बड़ा इज इक्वल टू 7। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनका H आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर होता है। और इनकी जो पीएच की बात करें हम, तो पीएच की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच लेस देन 7 आएगी। बेसिक के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 एंड न्यूट्रल के लिए पीएच इज इक्वल टू 7 होगा। अब हम कंसीडर करके देखते हैं। तो KW इज इक्वल टू H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻14। तो इसके लिए हम नेगेटिव लॉगरिथम दोनों तरफ लें तो क्या होगा, -log ऑफ KW
इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, क्योंकि हमने दोनों के साथ में लॉग लगाया है ये। चलिए, तो इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वैल्यू आएगी 10⁻⁻14। तो यहाँ पर हम pH जैसे लिखें इसको ऊपर, तो pKw इज इक्वल टू pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यानी कि दोनों का योग क्या आ जाएगा, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pKw is a very important quantity for aqueous solutions and control the relative concentration of hydrogen and hydroxyl ions as their product is constant। यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि pKw जो है वो जलीय विनयलोक के लिए एक महत्वपूर्ण राशि है, और ये हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल यानी OH आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करती है, और इनका जो गुणनफल होता है वो एक स्थिरांक होता है। तो pH मापक्रम लघु गुणक होता है, और pH के मान में 10 का परिवर्तन, pH के मान में 1 इकाई परिवर्तन का अर्थ है कि H आयन की सांद्रता में लघु गुणक जो है हमारा H आयन की सांद्रता में गुणक 10 का परिवर्तन। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस आयन में 100 गुणक का परिवर्तन हो तो pH मान में 2 इकाई का परिवर्तन होता है। तो अब इसका जो जैविक महत्व है, तो हमारे ब्लड का pH निश्चित रहता है, इसी तरह से वनस्पतिक बायोलॉजी में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम pH को समझ चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक जो हमारा देख रहे हैं वो है दुर्बल अम्लों के लिए आयनन स्थिरांक। तो दुर्बल जो अम्ल होते हैं उनके लिए आयनन स्थिरांक यानी कि आयोनाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एसिड्स। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। यानी कि दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक वीक एसिड HX लेते हैं, और एंड दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन द एक्वेस सॉल्यूशन। तो वो कुछ आंशिक मात्रा में जल में विलय होता है। तो HX के लिए मैं लिखूं तो HX एक्वेस प्लस H2O लिक्विड रिवर्सिबल रिएक्शन H3O प्लस एक्वेस प्लस X माइनस एक्वेस। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मान लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है और ये हमारा शुरुआती तौर पर 0। H2O क्या है हमारा, कांस्टेंट रहता है इसका, तो इसका हम नहीं लेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं हम कि ये आयनीकरण की मात्रा, मान लीजिए कि आयनीकरण इसकी जो मात्रा है वो अल्फा है। तो यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो मान लीजिए कि ये अल्फा बन रहा है और ये भी अल्फा बन रहा है। तो इसमें यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, तो सांद्रता में परिवर्तन यानी कि
सी अल्फा, ये इतना कम होके ये रहेगा हमारा रिमेनिंग। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए इसको भी सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, तो ये माइनस अल्फा रहा, यानी कि माइनस अल्फा प्रोडक्ट बना है, तो इसमें से कितना हो गया, माइनस अल्फा हो गया। तो अब जो रिमेन है बचा हुआ हमारा कितना रहेगा, पहले कितना था सी, तो अब बचा हुआ कितना रहेगा, सी माइनस सी अल्फा, और ये तो वही रहेगा सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, अब इसके लिए एसिड है तो के ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो ये क्या हो गया हमारा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कॉमन निकलेगा सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो ये क्या हो गया, एक सी से एक सी कट गया, तो के ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K इज अ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू X आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HX। तो at a given temperature T, Ka is a measure of the strength of the acid HX, and larger the value of Ka, the stronger is the acid. Ka is a dimensionless quantity with the understanding that the standard state concentration of all species in 1 mole. तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर Ka का मान अम्ल HX की प्रबलता का माप होता है, और Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना अधिक प्रबल होगा, और Ka का जो होता है वो विमा रहित, यानी कि उसकी कोई राशि नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। दुर्बल क्षारकों का आयनन। दुर्बल क्षारकों का आयनन यानी कि आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस ऑफ वीक बेसिस। तो MOH, ये वीक बेस लेते हैं हम, तो MOH gives M plus OH minus. In weak base there is a partial ionization of MOH into M plus and OH minus. तो दुर्बल अम्ल MOH का आंशिक रूप से आयनन M plus और OH minus में होता है। तो इस तरह से द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस आयोनाइजेशन इज कॉल्ड द बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लिखें तो Kb इज इक्वल टू क्या होगा, M प्लस इंटू OH माइनस अपॉन MOH। तो इसके लिए Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो जो ऊपर हमने निकाला था वही राशि आएगी हमारी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम सिलेक्टेड जो होते हैं, जैसे कि डायमिथाइल एमीन, उनका 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, एनिलीन उसका 4.27 इंटू 10⁻⁻10, यूरिया 1.3 इंटू 10⁻⁻14, इस तरह के कांस्टेंट प्राप्त होते हैं हमें। अब
अमोनिया के लिए हम देखें करके तो NH3 एक्वेस प्लस H2O लिक्विड gives NH4 plus 1 plus OH minus 1। तो इसके लिए हम देखें तो PKB निकलेगा इसके लिए, और इसका जो मान है वो क्या आएगा ये हम देखते हैं इसमें। तो प्लस आयन यहाँ बना है यानी और OH ये बना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे PKB is equal to NH4 plus ion into OH minus ion upon NH3। यहाँ पे चल जो है उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए, तो इसके लिए अब ये हमने KB निकाला, तो KA और KB के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन KA एंड KB, यानी KA तथा KB में संबंध। चलिए, तो इसके लिए जो एग्जाम्पल मैंने लिया है NH4 plus 1 एक्वेस प्लस H2O liquid gives H3O plus NH3। तो इसके लिए Ka की वैल्यू क्या आएगी, H3O प्लस इंटू NH3 अपॉन NH4 प्लस 1। चलिए, अब NH3 एक्वेस प्लस H2O liquid gives NH4 plus 1 aqueous plus OH minus 1 aqueous। तो इसके लिए KB की वैल्यू क्या आएगी, NH4 plus 1 इंटू OH minus 1 अपॉन NH3। तो 2H2O जो इसमें है वो किस में डिवाइड हो जाएंगे आपके, H3O प्लस OH माइनस में। तो KW इसके लिए क्या होगा, H3O प्लस इंटू OH माइनस। तो फिर यहाँ पे Ka जो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ NH4 ये बता रहा है यहाँ पे, और KB रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ NH3। अब यहाँ पे हम करें Ka इंटू KB, तो Ka इंटू KB करें तो ये वैल्यू हम क्रॉस लिखते हैं यहाँ पे H3O प्लस इंटू NH3 अपॉन में क्या है यहाँ पे NH4 प्लस 1 इंटू KB की वैल्यूज जो है वो NH4 प्लस 1 इंटू OH माइनस 1 अपॉन NH3। तो बच क्या रहा है, NH4 से NH4 कैंसिल हो गया हमारा, NH3 से NH3 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली रहा क्या हमारे पास H3O एंड OH। तो Ka इंटू KB इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, और वही क्या होता है ये KW, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोलर। तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, Ka और KB को मल्टीप्लाई करने से मिली है, और यही मान किसका होता है, KW का होता है। तो यहाँ पे हम
अलग अलग उसमें इसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया है हमारा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और डाईपोली एसिड और डाईपोली एसिडिक बेस के लिए कैसे निकाल सकते हैं तो वो देखते हैं। तो H2X, ये डाई आयनाइजेशन रिएक्शन फॉर डाईबेसिक एसिड यानी H2X इक्वेस, इसमें से क्या बनेगा H प्लस HX माइनस, और फिर ये HX माइनस इक्वेस जो है इसमें से H प्लस X माइनस। तो इसके लिए Ka1 फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो Ka1 इज इक्वल टू H प्लस एंड HX माइनस अपॉन H2X ये होगा, और Ka2 इज इक्वल टू क्या होगा इस रिएक्शन के लिए H प्लस इंटू X माइनस होल ओवर HX। तो Ka1 and Ka2 are called the first and second ionization constant respectively। तो यहाँ पे Ka1 प्रथम और Ka2 द्वितीय आयनन स्थिरांक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम डाई और पॉली बेसिक एसिड्स के लिए कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कौन से फैक्टर्स असर करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। अम्ल सामर्थ्य प्रभावित करने वाले कारक। तो अम्ल और क्षार की मात्रात्मक सामर्थ्य की हम चर्चा करें तो किसी भी दिए हुए अम्ल का पीएच मान की गणना करते हैं। तो पीएच जो होता है वो उसका सामर्थ्य बताता है कि पीएच जितना 1 से 7 के बीच में होगा तो वो अम्ल होगा, 7 से ऊपर होगा तो वो क्षार होगा। तो ये जो अम्ल की सामर्थ्यता जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अम्ल की वियोजन की सीमा H और A का जो बंध बनता है उसका सामर्थ्य और उसकी ध्रुवणता यानी कि उसका स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। तो इन जनरल when strength of HA bond decreases, HA bond की जो strength decreases, that is the energy required to break the bond decreases। यदि इसका strength कमजोर है तो इसको break करने के लिए भी कम energy required होगी। and HA bonds is stronger, the energy is increases। but it should be noted that while the comparing elements in the same group of the periodic table, HA bond strength is more important factor in determining the acidity than its polarity। तो अम्ल के लिए सामान्य रूप से HA बंध की जैसे जैसे सामर्थ्य घटती है वैसे वैसे उसके वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी घटती जाती है, और जैसे HA का सामर्थ्य बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो H और A परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता है वैसे, और उनके आवेश पृथक दृष्टिगत होते हैं तो आबंध का वियोजन सरल हो जाता है और अम्लीयता में वृद्धि होती है। दूसरी यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आवर्त सारणी में
उसी समूह का कोई तत्व हो तो उसके बंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में उसका HA बंध अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख कारक होता है। और वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे एक का आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के साथ में HA बंध का जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लें तो HF फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का ले लेते हैं। सबसे कम होती है इसका सामर्थ्य, उससे होता है HCl का कम, HCl से होता है HBr का कम, और सबसे अधिक सामर्थ्यता जो होती है वो होती है HI में। चलिए इसी प्रकार H2S, H2O से कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर या प्रबल अम्ल होता है क्योंकि एक ही ग्रुप में है। चलिए अब दूसरी बात करें कि HA बंध की ध्रुवणता अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे एक की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे अम्ल के सामर्थ्य भी बढ़ता है। जैसे कि विद्युत ऋणता में वृद्धि करें हम तो CH4, उसके बाद NH4, फिर NH3 ले लेते हैं, फिर H2O, फिर HF। तो ऐसे ऐसे विद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती जाती है, इंक्रीज। और ऐसे ऐसे इनका एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखें।